नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है मेनिंजाइटिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को और देखते हैं कि क्या होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, यह मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर कर आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं मेनिंजाइटिस होता क्या है। तो मेनिंजाइटिस क्या है? एक इन्फ्लामेशन है। कहाँ का? तो ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड्स के सराउंड्स लेयर होती है, जिसे कि हम मेनिंजस लेयर कहते हैं। और उस लेयर में यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है, जो कि आउटर लेयरिंग होती है ब्रेन की, मेनिंजस लेयर, यदि मान लीजिए उस लेयर में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो भी हम उसे मेनिंजाइटिस कहेंगे। देन आते हैं कि जो मेनिंजाइटिस है यह या फिर मेनिंजस जो है वह होता कहाँ पे है या इसका काम क्या होता है। तो मेनिंजस क्या होगा बच्चे? तो जानते हैं मेनिंजस क्या है। ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड को इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है। मेनिंजस लेयर जो होगा वह क्या करेगा? ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड को इंजुरी से प्रोटेक्ट करेगा और उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जिसके कारण होता क्या है, जिसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और सीएसएफ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। तो इसके कई सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। जिस तरह से भी यह इन्फेक्शन होता है वह अलग अलग टाइप होता है। जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यदि मान लीजिए कोई भी मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होगा तो इस तरह के मेनिंजाइटिस को हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहेंगे। नेक्स्ट है वायरल मेनिंजाइटिस, मींस सेम वैसा ही, लेकिन यह जब वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर मेनिंजाइटिस होगा तो उसे हम वायरल मेनिंजाइटिस कहेंगे। देन फंगल मेनिंजाइटिस, यदि फंगल इन्फेक्शन के कारण होगा तो इससे फंगल मेनिंजाइटिस कहेंगे। देन पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस, मींस जब कभी कोई पैरासाइट्स के कारण होगा तो उसे हम पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस कहेंगे। लास्ट है ड्रग इंड्यूस्ड असेप्टिक मेनिंजाइटिस, मींस क्या होगा? ड्रग इंड्यूस्ड, मतलब कहीं ना कहीं यह जो मेनिंजाइटिस हो रहा किसके कारण हो रहा? ड्रग्स के कारण। तो कौन सी ड्रग्स हो सकती है? जैसे NSAID या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनको लॉन्ग टर्म तक यूज करने के कारण होता है। हालांकि यह रेयर होता है बट यह भी मेनिंजाइटिस के टाइप्स हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई भी स्टेरॉइड्स मेडिसिन हो या फिर एंटीबायोटिक्स हो, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम बिल्कुल भी ना लें। जब भी हमें मेडिसिन लेना है, स्टेरॉइड्स या फिर एंटीबायोटिक्स या कोई भी ड्रग्स, तो हम पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन ही हम उन मेडिसिन को कंज्यूम करें। इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स भी हैं मेनिंजाइटिस के, जैसे कि एक्यूट मेनिंजाइटिस और क्रोनिक मेनिंजाइटिस। अब एक्यूट और क्रोनिक क्या होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं एक्यूट मेनिंजाइटिस पे। तो एक्यूट मेनिंजाइटिस क्या होगा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को ही हम क्या कहते हैं? एक्यूट मेनिंजाइटिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, तो इनके जो सिम्टम्स होते हैं वह इमीडिएट देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्यूट मेनिंजाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक मेनिंजाइटिस। क्रोनिक मेनिंजाइटिस क्या होगा? जब कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म तक जो है वह अफेक्ट होगा तो उसे हम क्रोनिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है एक्यूट और क्रोनिक मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर्स, कि मेनिंजाइटिस होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है या फिर इसके पीछे के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इनके कारण यह डिसीज जो है डेवलप हो सकती है। सबसे पहला है चिल्ड्रंस में, यदि 5 साल से कम की उम्र है तो ऐसे बच्चों में इसका रिस्क अधिक होता है मेनिंजाइटिस होने का। फिर यदि कोई पेशेंट HIV या कैंसर से अफेक्टेड हो तो ऐसे लोगों में भी इसका रिस्क अधिक रहता है। देन है
लीकेज ऑफ CSF, यदि मान लीजिए CSF का लीकेज है किडनी में तो भी उसके कारण हो सकता है। डैमेज्ड स्प्लीन, यदि स्प्लीन डैमेज हो जाती है तो स्प्लीन डैमेज होने के कारण भी यह हो सकता है। तेरह, न्यूमोनिया या सेप्टिसीमिया, यदि मान लीजिए किसी पेशेंट को न्यूमोनिया या सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया मीन्स क्या होगा, ब्लड इन्फेक्शन, यदि किन्हीं को न्यूमोनिया है या सेप्टिसीमिया है तो भी उनके साथ इसका रिस्क हो सकता है। देन हेड इंजरी, यदि किन्हीं को हेड इंजरी हुआ है तो हेड इंजरी डेवलप होने के कारण भी उन्हें यह प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। देन है सिकल सेल एनीमिया, यदि मान लीजिए किन्हीं को सिकल सेल एनीमिया हुआ है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सेल्स में तो जो आरबीसीज होती हैं वह राउंड शेप या डिस्क शेप में होती हैं, बट सिकल सेल एनीमिया के केसेस में यदि हम बात करें तो ये जो सेल्स है इनका जो शेप होता है ये हाफ मून लाइक शेप हो जाता है इस तरह से, या इसे हम लोग थसियाकार भी कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। यदि मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया है तो सिकल सेल एनीमिया के कारण भी यह प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। देन है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, यदि मान लीजिए कोई पर्सन है वह अल्कोहल का अत्यधिक यूज कर रहे हैं या उसका एब्यूज कर रहे हैं तो भी उनके कारण उन्हें यह डिसीज हो सकती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कॉजेस, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जैसे कि नाइजेरिया हो गया, इकोलाई हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हीमोफिलस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया। इसके अलावा यह वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मम्प्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, आर्बोवायरस एंड चिकन पॉक्स के कारण हो सकता है। देन इसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। तो यहाँ पे यदि कोई पर्सन है वह अत्यधिक NSAID या एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं तो उनके कारण भी उनमें यह प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। देन हेड इंजरी, यदि मान लीजिए उन्हें हेड इंजरी है, किसी को हुआ है तो हेड इंजरी के कारण हो सकता है। और ब्रेन सर्जरी, यदि किन्हीं में ब्रेन सर्जरी हुआ है तो ब्रेन सर्जरी के कारण भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम्स, तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या पेशेंट में देखने को मिलेगा। सबसे पहला नेक स्टिफनेस, पेशेंट्स में नेक स्टिफनेस जो है वह देखने को मिलता है, यह इसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं। इसमें स्पेशली क्या होता है कि जब भी यदि मान लीजिए हम कोई पेशेंट लेटा हुआ है, हम उसके सर पे नीचे हाथ रख के सर से अगर हम उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में पेशेंट पूरे बॉडी सहित पेशेंट उठ जाता है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण सिम्टम होते हैं जो कि बताते हैं पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है। देन हेडेक, पेशेंट को बहुत ही सीवियर हेडेक प्रेजेंट होगा। हाई ग्रेड फीवर, फीवर जो होगा वह अत्यधिक रहेगा। फोटोफोबिया, लाइट से पेशेंट को डर लगेगा। बहुत ही ज़्यादा लिथार्जी देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि पेशेंट के बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। देन एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को, एनोरेक्सिया मीन्स होगा कि भूख ना लगना। देन इंसोम्निया, नींद ना आना। नॉजिया एंड वोमिटिंग प्रेजेंट हो सकता है। पेशेंट में कंफ्यूजन एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम भी होगा, मींस किन्हीं भी चीज के प्रति पेशेंट जो होगा वह कंफ्यूज्ड होगा और किसी भी चीज के प्रति वह अपने कंसंट्रेशन को नहीं प्रॉपरली यूज कर पाएगा या प्रॉपर किसी भी चीज पे कंसंट्रेशन पे नहीं कर पाएगा। देन शरीर में अकड़न होगा। देन आते हैं अदर सिम्टम्स। अब अदर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कारण पेशेंट में हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन क्या होता है, यह एक साइकोटिक फीचर्स भी है, हम इसे कह सकते हैं, जहां पे पेशेंट को हर एक चीज के लिए भ्रम होता है, चीजें प्रेजेंट होती नहीं है बट पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ है। देन लॉस ऑफ बैलेंस, पेशेंट का अपने ही शरीर पे बैलेंस जो होता है वह धीरे धीरे कम हो जाता है। देन सिम्टम्स इन बेबीज, यदि मान लीजिए यह बेबीज में हुआ है तो बेबीज में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। सबसे पहला होगा पुअर फीडिंग, बच्चा जो है वह ढंग से फीड नहीं करेगा।
एक्सेसिव क्राइंग, बहुत अधिक रोएगा। बल्जिंग ऑफ फॉन्टानेल्स, जो भी फॉन्टानेल्स हैं वहां पे आपको बल्ज फॉर्मेशन देखने को मिलेगा या स्वेलिंग देखने को मिलेगा। लो एनर्जी, लेस एक्टिविटी, ऐसा लगेगा कि पेशेंट में या बच्चे में एनर्जी जो है वह बहुत कम है और उसकी एक्टिविटीज भी जो है बहुत कम हो चुकी हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो डायग्नोस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ईईजी कर सकते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई किया जा सकता है, इनके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। उसके अलावा ब्लड टेस्ट, सीबीसी टेस्ट कर सकते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि बॉडी में यदि इन्फेक्शन है या नहीं। देन सीएसएफ एग्जामिनेशन, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। सीएसएफ एग्जामिनेशन के थ्रू ही हम यह पता लगाते हैं कि पेशेंट में मेनिंजाइटिस है नहीं। जो सीएसएफ एग्जामिनेशन के थ्रू होता है यह हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है, जैसे कि हम लोग पैंडी टेस्ट भी कहते हैं। यह कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो कि मेनिंजाइटिस को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। देन स्टूल एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि कॉम्प्लिकेशंस की, इनके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट में हियरिंग लॉस होगा, उसे सुनाई देना कम हो जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी भी चीज को सीखने की जो उसकी क्षमता है वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। ब्रेन डैमेज हो सकता है, यहाँ से आगे जो ब्रेन सेल्स हैं वह भी धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगी। पेशेंट में सीजर्स प्रेजेंट होंगे, झटके देखने को मिलेंगे आपको। पेशेंट किडनी फेलर हो सकता है, शॉक में पेशेंट जा सकता है और फाइनली पेशेंट की अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसके कारण डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे, यदि वायरल इन्फेक्शन एंटीवायरल ड्रग्स, फंगल इन्फेक्शन के कारण यदि हुआ है या फंगस के कारण हुआ है तो एंटी फंगल ड्रग्स का यूज करेंगे। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज किया जा सकता है, एनाल्जेसिक्स और आईवी फ्लूइड्स भी जो है पेशेंट्स में दिया जा सकता है। लास्ट पॉइंट हम आते हैं कि प्रिवेंशन। अब इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए कुछ चीज़ों को हम फॉलो करेंगे, जैसे कि सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जा सकता है। अब वैक्सीनेशन भी क्या क्या होगा, पीसीवी या न्यूमोकोकल वैक्सीन का वैक्सीनेशन किया जा सकता है, एमएमआर वैक्सीनेशन किया जा सकता है, चिकन पॉक्स किया जा सकता है, बीसीजी वैक्सीन जो है वह किया जा सकता है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस या जेई का भी किया जा सकता है। देन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा, जैसे पेस्ट बाहर से आने के बाद हैंड वॉशिंग करना चाहिए, कंटामिनेटेड वाटर में स्विमिंग से बचना चाहिए और उसे कंज्यूम करने से भी बचना चाहिए। फूड को अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। तो यह था हमारा टॉपिक मेनिंजाइटिस। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।